So my name is Vishal Kaur Upadhyay. I basically belong from Dehradun, Uttarakhand, and I just given total 9 SSBs in my whole life. I cleared one time National Defence Academy examination and basically 9 times UPSC CDS examination. अगर आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर 2 मिनट अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हो तो मैं इसको ना यूपीएससी के प्रीलिम्स के बराबर मानूं। पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट में जब आप ये एसआरटी दे रहे हैं, जब आप टीएटी दे रहे हैं, जब आप डब्ल्यूएटी भर रहे हैं या फिर अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, उसमें आप लोगों को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई मेरे को ये बता सकता है? एसएसबी का मेन मोटो ये है मनसा कर्मणा वचा, क्योंकि एक ऑफिसर एक अच्छा लिसनर भी होता है। तो 4-5 पॉइंट्स अपने अच्छे अच्छे रखो, फिर शांत हो जाओ। ठीक है, ज्यादा बोलने वाले भी नहीं चाहिए होते। How are you all? अच्छा, सबसे पहले तो वो वाले बच्चे कहाँ हैं जो दिल्ली से स्पेशली आए थे मिलने? भाई शक्ल तो दिखाओ जरा। So firstly I just met with a guy. His name is Deepantu sir, and he basically 3 times got recommended from 2 times he got recommended from 19 SSB Allahabad, and 1 time he got recommended from 22 SSB Bhopal, right? So he will take your psychology part. And sir, हाय सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। आई एम सर। तो सर विल टेक योर साइकोलॉजी पार्ट। तो बेसिकली सेशन इससे रखा हुआ था बिकॉज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग ऑनलाइन एसएसबी एंड ऑल। सो ये एक छोटा सा सेशन है, जस्ट ओनली अराउंड 1 आवर मैक्सिमम, राइट? सो वी आर ओनली जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस एंड इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि व्हेन ही विल टेक योर साइक टेस्ट ना, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा बिकॉज मैं पर्सनली उस टेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और वो मतलब कई बार ऐसा होता है कि और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 60% बच्चे शायद उसी में फेल होते हैं। ठीक है, सो ये अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम था आप लोगों के लिए, तो जस्ट एंजॉय, राइट? तो फर्स्टली विल स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले आई जस्ट गिव टू माई इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो अनअकैडमी के मोस्टली बच्चों को पता होगा, बट थोड़ा सा कुछ सारे लर्नर्स नहीं भी होते हैं। सो माई नेम इज विशाल कौर उपाध्याय। आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड, and I just given total 9 SSBs in my whole life. I cleared 1 time National Defence Academy examination and basically 9 times UPSC CDS examination, 5 times for IMA and 4 times for OTA, right? And after that I just joined academy, and from last 5 years I'm working as a top educator in CDS category and ND category, and with that I'm also paying for UPSC civil services, right? So मैंने बेसिकली स्क्रीनिंग वाला पार्ट इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी 9 SSBs हुई हैं उसमें 8 बार मैं स्क्रीन इन हुआ हूँ और 1 बार आई गॉट 8 बार स्क्रीन हुआ हूँ मैं और 1 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ इनको ध्यान सुनना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल, राइट? तो मैंने ये चीज़ ऐसे कई बार अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर भी आपको बताई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान सुनना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। सबसे पहली बात 2-3 चीज़ें, ठीक है, जो मैंने अभी मेरा बेसिकली बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ काफ़ी समय से, और जितनी बार भी मैं बच्चों से फिजिकली मीट करता हूँ, राइट? सो आई हैव जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जो बोलूँगा ना वो मेरा एकदम रिवील ट्रूथ है अंदर से, जो मैंने नोटिस किया बच्चों के अंदर। इसको बताने से पहले 90% जो बच्चा हमारे देश में अभी पढ़ रहा है ना, लिख रहा है, एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं पिछले 5-6 साल से नोटिस कर ही रहा हूँ वो ये कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो 2 मिनट भी कंटिन्यूसली एक बेसिक इंग्लिश फॉर्मेट में बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मेरा कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं एग्जांपल दूं ना तो 100 में से शायद से 6 ही ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर्ली 2 मिनट तक इंग्लिश में बोल पा रहे हैं 10 लोग के सामने। देखो, हम अपने घर में दुनिया भर की बातें कर लेते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है ना? मम्मी से कर ली, पापा से कर ली, बहनों से कर ली, बट अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं है। व्हेन वी जस्ट कम टू आवर करियर, है ना, तो एट दैट टाइम वी हैव टू शो आवर पर्सनैलिटी। अगर आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर 2 मिनट अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हो, सो हम लोग शायद से, मुझे लगता है हम ये सपना देख सकते हैं कि हम आर्म फोर्स में एक ऑफिसर बने, क्योंकि कल को जब आप एक लीडर बनोगे तो आपके नीचे 100-150 लोग काम करेंगे। और आप सोचो कल को आप किसी ओकेजन में चलेगा ऑफिसर बन के, तो कितनी शर्म की बात है कि यार ये हमारा ऑफिसर है, ये 2 मिनट इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा। ठीक है, उनको भी शर्म आएगी आपको सैल्यूट मारने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो बेसिक एक जो प्रॉब्लम मैंने बच्चों के अंदर नोटिस करी वो यही है
कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इंग्लिश विद इन 2 और 4 मिनट्स। मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 मिनट भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। चलो जो बोल भी पा रहा है, फिर अगली प्रॉब्लम ये है कि आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल जीरो है, हेजिटेशन इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर कांप रहे हैं, किसी का पैर हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है। तो ये सब चीजें इसलिए आपके अंदर डेवलप होती हैं, इसलिए कमी आपके अंदर है, क्योंकि इसका एक बेसिक सा रीजन है कि मैं तो इसे ये मानता हूँ बचपन की गलतियां। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम पे थे, राइट, तो उस समय पे हम लोगों ने कभी भी इस चीज पे काम नहीं किया कि यार क्यों ना डिबेट में पार्टिसिपेट कर ले या कभी असेंबली में आगे जाके कुछ बोल लें। अब सिलेक्शन की बात आई तो एकदम से हम लोग इसको एकदम अपने सर पे ले लेते हैं कि अब सीडीएस की तैयारी करनी है, एनडी की तैयारी करनी है, तो बस एकदम से सब कुछ करेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एकदम से चीजें इंप्रूव नहीं होती हैं। मैं भी बोल रहा हूँ ये 10 या 15 दिन का खेल नहीं है। एसएसबी अपने आप में एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और आपको इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ सबको, रिटन एग्जाम पे आप फोकस करिए, पर एटलीस्ट दिन में 1 घंटा अपनी पर्सनैलिटी को या इस प्रिपरेशन को दीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेज की, इट इज स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज योर ओईआर टेस्ट एंड नंबर नेक्स्ट इज पीपीडीटी। पीपीडी स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। ओईआर में कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो ओईआर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका वर्बल टेस्ट, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। एक होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों टेस्ट में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको ये बुकलेट मिलेगी, इसमें कुछ वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। जब आप ये वाला टेस्ट कर लोगे तो दूसरी बुकलेट मिलेगी जिसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कुछ 40 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 50 क्वेश्चंस कुछ इसमें होते हैं, ठीक है। बात बस ये है कि इन दोनों टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मार देते हैं, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं बस, बाकी है ना, जब आप टेस्ट देंगे तो आपके ऊपर है आप इसे कैसे लेते हैं। देखो यार, भली इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पहले तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाना। मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस फ्रॉम एनी ऑफलाइन कोचिंग, मैं नाम तो नहीं लूंगा बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू डिफेम एनी कोचिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुद्दा क्या है कि मैं जब खुद एसएसबी की कोचिंग कर रहा था तो हमें कभी इस टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कराई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो एक अच्छी चीज थी कि मेरी रीजनिंग पे कमांड पहले से अच्छी थी, ठीक है। तो जब मैं एसएसबी देने गया तो मुझे ऐसा लगा था कि सीधा ये वाला टेस्ट होगा, ठीक है। मुझे ओईआर का इतना पता ही था, और मतलब कोचिंग में भी हमें इतना अच्छे से बताया नहीं गया था। तो जब ये टेस्ट सामने आया तो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, किसी भी अच्छी रीजनिंग वाली बुक से रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये पहली स्टेज है और आप देखोगे 70% बच्चे इसी स्टेज में आउट होते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। तो मैं इसको ना यूपीएससी के प्रीलिम्स के बराबर मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्री में फेल हो गए तो आप मेंस नहीं लिख पाओगे, और अगर आप यहाँ पे स्क्रीनिंग में आउट हो गए तो आप आगे 4 दिन स्टे नहीं कर पाओगे सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। तो ओईआर टेस्ट के लिए मैं पर्सनली बोलूंगा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोचिंग। आप इसकी खुद से एक अच्छी रीजनिंग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या दुनिया भर की अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप वहां से भी 90 रुपए का या 100 रुपए का पीडीएफ मिलता है ऑनलाइन, ई बुक, उसको आप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर करके जाना। उसके बाद अगर हम बात करें पीपीडीटी की, तो यार इट्स अ वेरी नॉर्मल टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। इसमें क्या है कि भाई आपको 30 सेकंड्स के लिए कोई इमेज यहाँ पे दिखाई जाएगी, थोड़ी सी ब्लर इमेज रहती है, आप कह लो कि ब्लैक एंड व्हाइट, एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच जैसी इमेज होती है। 30 सेकंड्स के लिए आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और उसके बाद 4 मिनट का समय आपको मिलेगा, आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो मैंने वैसे तो जब अनअकैडमी पर ये क्लास ली थी मैंने तब भी ये बात बताई थी, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ हल्का सा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। विजिबल टू एवरीवन? ठीक। इज इट विजिबल टू एवरीवन? वंस प्लीज चेक, विजिबल है क्या सभी को? 30 सेकंड एक बार देख लो आप सर। मैं उसके बाद किसी भी रैंडमली किसी भी बच्चे से परसेप्शन पूछ सकता हूँ। डन, ओके। सो प्रिया, क्या आइडिया है मन में, क्या स्टोरी बनाओगे उसको? So from the picture shown to us, I perceive 2 characters, ओके, one male, one female, both in a neutral mood, and age group of both the characters is in between 22 to 24. And from this story, I would frame that the women and the man were traveling in a train, and the man was talking, and the woman was looking at him in a suspicious way. So I would frame a story around this. okay. Anyone who wants to try?
कोशिश करनी पड़ेगी. यस, जस्ट पास द माइक. Sir, in my story, I perceive that there is a two characters, one male and one female, around age 28 to 30, and the man is working. Man name is Rajesh. He works in a corporate job, Okay. and he is facing some issues in his office. So he's very tense mood. So his wife, named Savita, is very emotional person, and she is trying to help his husband in resolving issues and make him good food to less stress out. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है, भी इमेज आपके सामने थी, इसमें एक पर्सन है फोन पे बात कर रहा था? yes, और थोड़ा सा टेंस लग रहा था? एंड सामने एक फीमेल थी, वो भी थोड़ी सी टेंस लग रही थी, राइट है? मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों को चेहरा नेगेटिव था, कह सकते हैं. देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, कभी आप किसी जानबूझ के नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकते. जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है. ठीक है, अब इमेज आपने देख ली. इमेज देखने के बाद आपको ऐसा एक A4 साइज का पेपर मिल जाएगा, और इस A4 साइज के पेपर में एक ऐसी इमेज होगी. ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसे एक व्यक्ति था और उसके बगल में ऐसे एक फीमेल खड़ी हुई थी और दोनों टेंस मूड में थे, वो फोन पे बात कर रहा था. मैं जस्ट एक रैंडमली स्टोरी बता रहा हूं आपको समझाने के लिए. इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बन सकती है, बट मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आप बना सकते हो. शैल वी स्टार्ट? क्या हम कह सकते हैं कि जो मेल था उसकी एज हम ले सकते हैं 35 ईयर्स, फीमेल की एज हम ले सकते हैं 30 ईयर्स. ठीक है, क्या मैं मूड कह सकता हूँ नेगेटिव है? देख के लग रहा है टेंस है थोड़ी. जानबूझ के उसको पॉजिटिव मत बनाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत? अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे M, मैंने यहाँ पे लिख दिया F. दोनों बीच में थे पिक्चर के, तो M मतलब यहाँ पे इस तरफ मेल था, उसके बगल में फीमेल थी, और एज मेल की 35 थी, इसकी 30 थी, और मूड हमने कर दिया नेगेटिव. क्लियर है? ये स्क्वायर ऐसे फिलअप करना है, पहले स्क्वायर फिलअप करना है. तो ये स्क्वायर इसलिए फिलअप करना होता है, बेसिकली वो आपकी ऑब्जर्वेशन देख रहे होते हैं कि आपने एक पिक्चर में ऑब्जर्व क्या किया. इसको समझ में आया कैसे पढ़ना है? नाउ अब उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे स्टोरी. तो यहाँ पे 3 चीजें. नंबर 1, व्हाट लेड इन अ स्टोरी, व्हाट लेड इन अ स्टोरी. नंबर 2 इज योर एक्शन, एंड नंबर 3 इज योर आउटकम. देखो, ये 3 चीजें आपकी स्टोरी में होनी चाहिए, बिकॉज इट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ स्टोरी. ये नहीं कि मैं कुछ, अभी जैसे ये लड़का बोल रहा था, ये कुछ भी स्टोरी बना दी, ऐसे नहीं बनानी स्टोरी. ये स्टोरी का एक स्ट्रक्चर होता है. नंबर 1 इज व्हाट लेड इन अ स्टोरी, नंबर 2 इज एक्शन, नंबर 3 इज आउटकम. व्हाट लेड इन अ स्टोरी का मतलब है जो आपने इमेज में देखा, 2-3 लाइनों में आपको वो सब लिखना है. व्हाट लेड इन अ स्टोरी का मतलब है जो आपने इमेज में देखा, 2-3 लाइनों में आपको वो सब लिखना है. नंबर नेक्स्ट इज एक्शन. एक्शन का मतलब है, अभी मैं स्टोरी बना के समझाऊंगा एक्शन का मतलब क्या है, और आउटकम मतलब भी जब मैं स्टोरी बताऊंगा तो समझ में आएगा. चलो, मैं स्टोरी बता रहा हूँ. आर यू गाइज आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश? ठीक है. सो नहीं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ मिक्सअप करके, थोड़ा सबको क्लियर हो जाएगा. तो देखो, मैं इस पे ये स्टोरी बनाता कि क्या हुआ है कि एक फैमिली है, एंड वो फैमिली यूपी के किसी विलेज में रहती है. तो फैमिली में एक पर्सन है जिसका नाम है योगेश. योगेश की एज 35 ईयर्स है. ठीक है, और बेसिकली योगेश जो है वो एक क्लेरिकल की जॉब करता है, और 3 दिन से योगेश के बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि पापा घर में पानी नहीं आ रहा है. ठीक है, तो उसकी वाइफ भी काफ़ी टेंस्ड है कि पानी नहीं आ रहा है. ठीक है, तो योगेश क्या करता है एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, वो उस गांव की पंचायत के अधिकारी से मिलने जाता है, एंड बोलता है कि सर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, जल जीवन मिशन. ठीक है, उसके तहत हर गाँव के अंदर, ठीक है, जो है टैप वाटर आएगा, नलके से पानी आएगा. तो हमारे गाँव में अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे मतलब जो हमारे गाँव के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो योगेश जाके पंचायत में कंप्लेन करते हैं. पंचायत का जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो इस इश्यू को रेज करता है. उसके बाद फाइनली इस गांव का निरीक्षण होता है. गांव के सारे लोग मिलकर एफर्ट्स मारते हैं योगेश के साथ. ठीक है, जो भी बिल पास कराना होता है बजट का, वो ये पास कराते हैं, एफर्ट्स मारते हैं. ठीक है, एंड फाइनली इस गाँव का जो है बेसिक जो वाटर का प्रॉब्लम है वो सरकार सॉल्व करती है, और हर घर में टैप वाटर आ जाता है, एंड फाइनली दे लिव देयर लाइफ हैप्पीली. क्लियर? ठीक है, तो मैंने इस स्टोरी में क्या किया, मैंने दबा के उसके अपने करंट अफेयर का जल जीवन. ठीक है, अब आप बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट, तो मोस्ट ऑफ देम यू आर
basically going for CDS or FCAT entry. So at that level they just watch your maturity level कि आपका जो maturity level है वो क्या है. अब सिंपल सोबर से स्टोरी बना दोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब, मुझे लगता है कि थोड़ी यूनिक स्टोरी बनाओ, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है. ठीक है, और आप कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रहे हो करंट अफेयर का स्टोरी के अंदर. ठीक है, तो इस पूरी कहानी में वर्ट लेडिना स्टोरी क्या था? वर्ट लेडिना स्टोरी इस पूरी कहानी में ये था कि योगेश जो है वो परेशान दिख रहा है, उसकी भाई परेशानी कि घर में पानी नहीं आ रहा है. ठीक है, और बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है. फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योगेश ने क्या क्या किया, वो सब क्या है कि वो डेवलपमेंट ऑफिसर जाके मिला पंचायत को, उसने कंप्लेन करी, निरीक्षण हुआ, बजट पास हुआ, वगैरह वगैरह. तो योगेश ने जो भी एफर्ट्स मारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड. नाउ कम बैक टू आउटकम. आउटकम क्या है कि फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो दिस इज अ वे ऑफ राइट अ स्टोरी. और यही सेम वे आपको टेट में भी फॉलो करना होता है. क्लियर है? अब जब आपने ये स्टोरी लिख दी तो आपका ये पेपर सबमिट हो जाएगा. जब ये पेपर आपका सबमिट हो जाएगा तो बेसिकली अब होगा ग्रुप डिस्कशन. देखो एक बहुत कॉमन सी बात है, जब भी आप लोग एसएसबी देने जाते हो, जस्ट इमेजिन कि 100 बच्चे एसएसबी देने गए, तो क्या मैं 100 बच्चों को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं 20 20 20 20 हो जाएगा? 100 बच्चों को मैंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया, एक ग्रुप में कितने आएंगे? 20 आएंगे. तो 20 बच्चों का ऐसा ग्रुप बन जाएगा. चेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 पहले ग्रुप में, चेस्ट नंबर 21 से 40 दूसरा ग्रुप, चेस्ट नंबर 41 से लेकर 60 तीसरा ग्रुप, 61 से 80 चौथा ग्रुप, 81 से 100 पांचवा ग्रुप. क्लियर है? अब चेस्ट नंबर जो 1 से लेकर 20 वो पहला ग्रुप है, तो उसको एक ऐसी ही हॉल में, लिटरली ऐसे ही हॉल होता है. ठीक है, इलाहाबाद में अगर आप जाओगे आपको ऐसी हॉल मिलेगा. तो 1 से लेकर जो 20 नंबर तक के बच्चे हैं उनको एक सेमी सर्कल में बैठा देंगे. सामने आपके एसएसआर्स बैठे होंगे और हर एक बच्चे को 1 मिनट का समय मिलेगा. उस 1 मिनट में आपको अपनी स्टोरी सुनानी है. इसको कहा जाता है नरेशन. क्लियर? तो पेपर आपका सबमिट हो जाएगा और आप सभी को 1-1 मिनट का समय मिलेगा और आपको अपनी स्टोरी सुनानी है. क्लियर? तो खड़े नहीं होना है वहां पे, इतना समय वेस्ट नहीं करना है, गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, नो. सीधा यू हैव टू स्टार्ट योर स्टोरी. अगर मान लो आप अपनी स्टोरी लिखना भूल गए मतलब इनकम्प्लीट रह गई आपकी स्टोरी, पूरी नहीं लिख पाए आप, क्योंकि 4 मिनट का समय मिलता है, मान लो आपकी स्टोरी छूट गई, तो जब आपको स्टोरी सुनाने का मौका मिलेगा तब आप उसे पूरी कर सकते हो. तो 1-1 मिनट मिलेगा आपको अपनी स्टोरी सुनानी है. सब लोग इंडिविजुअली अपनी जब स्टोरी सुना लेंगे उसके बाद आपको एसएसआर्स बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन आप लोग एक कॉमन स्टोरी बनाओ. विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन आप लोग एक कॉमन स्टोरी बनाओ. ठीक है, तो आप लोग आपस में जीडी करोगे. अब देखो 20 लोग हो आप लोगों ने इसी इमेज के ऊपर स्टोरी बनाई है, तो हो सकता है कई सारे लोगों की स्टोरी सिमिलर भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो. तो आप सब लोगों को विद द हेल्प ऑफ जीडी, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन आप लोगों को आपस में डिस्कस करके कॉमन स्टोरी बनानी है. ठीक है, उसके बाद जीडी खत्म हो जाएगा. वैसे तो खैर बहुत मतलब रिपीटर्स की अगर बात करो, रिपीटर्स केस में बहुत कम ऐसा पॉसिबल होता है कि कॉमन स्टोरी बन जाती है. फ्रेशर्स के बैच में बनने के चांस ज्यादा रहते हैं. तो आप जीडी करोगे, स्टोरी बने एक टाइम के बाद वो आपको रोक देंगे, ओके थैंक यू सो मच, अब आप लोग लंच के लिए चले जाओ. और इतना आप लोग लंच करेंगे वो आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट बना के तैयार रखेंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग. 2 टेस्ट होते हैं, एक OER और एक PPTT. तो PPT में पिक्चर देखी, स्टोरी बनाई और फिर डिस्कशन किया. समझ आ गई बात? अब यहाँ पे देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि बच्चे 90% यहाँ क्यों बाहर हो जाते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्पोकन प्रॉब्लम. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं. ठीक है, और आप कह लो कि आई कांटेक्ट, फिर आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका टर्न आउट, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. तो इस स्टेज में निकलने का जो मुझे सबसे इजी वे लगता है वो ये लगता है कि मैंने अपना OER बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ था. तो OER में अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर दिए, फिर आप नरेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर दो. मतलब लगना चाहिए कोई बोल रहा है. 1 मिनट जब आप स्टोरी सुनाओगे तो लगे कि हाँ यार कोई बोल रहा है. ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, प्रॉपर आप कह लो ट्यूनिंग के साथ. उसके बाद जीडी में 1-2 पॉइंट्स रख दो, आप इन हो जाओगे. मतलब पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा हुआ है. लेकिन जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, जो हेजिटेट कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसका OER भी बहुत खराब है, क्वेश्चंस भी नहीं करे, उसको क्या लेंगे वो? देखो ये 70% बच्चे स्टेज में इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे सिलेक्ट हो गए तो आपको 4 दिन तक बोर्ड में रखा जाएगा. तो सरकार उन लोगों पे क्यों पैसा खर्च करे, ठीक है, जिसके अंदर उन्हें फर्स्ट डे ही कुछ नहीं मिला. तो फर्स्ट डे जिस बच्चे के अंदर थोड़ा स्पार्क मिलेगा, कुछ पोटेंशियल दिखेगी, उसी को लेंगे वो. ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार के पास इतने भी फंड्स नहीं है कि वो हर किसी को 4-5 दिन तक अपने पास रख के टेस्टिंग करे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग स्टेज. नाउ
एक मैं आपको उसका डेमो भी दिखा दूंगा कैसे होता है, बट उससे पहले कि आई वांट कि आप साइक के बारे में थोड़ा सर से सुने. सर प्लीज यू शुड कम एंड ब्रीथ इन वर्ड साइकोलॉजी. थैंक यू सर. हेलो स्टूडेंट्स, am I audible to you all at the back? So अभी तक आप लोगों में से कौन कौन एसएसबी पहले जा चुका है? एक बार हाथ खड़े करो. तो कौन कौन रिपीटर है? ठीक है. सो रिपीटर्स, एक बात मेरे को बताओ कि आप लोग अभी तक किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिले हो? डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है आपके एसएसबी में? नहीं हुआ है, राइट? तो दिस मीन्स कि अगर आप लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ, बट फिर भी वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस वो आप जो लिख रहे हो उसके बेसिस पे आपको टेस्ट कर रहे हैं. करेक्ट है? अभी साइकोलॉजिस्ट का ये सीन है कि आप जब भी आपके कुछ टेस्ट होते हैं डे 2 में, और वो पूरा का पूरा आपका साइकोलॉजी बेस्ड ही टेस्ट होता है. ठीक है, हम देखेंगे अभी साइकोलॉजी में क्या क्या होता है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में. तो ये आपके डे 2 के टेस्ट होते हैं. आप स्क्रीनिंग हो जाते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो फर्स्ट टेस्ट होता है, बीइंग इट AFSB, बीइंग इट SSB फॉर आर्मी, बीइंग इट SSB फॉर नेवी, आपके यही टेस्ट होंगे, TAT, WAT, SRT और SD. ठीक है. अब मान लो कि आपके जितने भी टेस्ट आप इसमें दे रहे हैं, एक चीज आपने ये ध्यान में रखना है कि ये एक पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट है, इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट नहीं है. क्लियर है सबको? मेरे को कोई ये बता सकता है कि पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट में जब आप ये SRT दे रहे हैं, जब आप TAT दे रहे हैं, जब आप WAT भर रहे हैं, या फिर अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, उसमें आप लोगों को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई मेरे को ये बता सकता है? हालांकि इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि ज्यादा गलतियां कौन कौन करता है. तो जो रिपीटर्स है, प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड मेरे को बताओ कि क्या क्या करते हैं हम लोग इस पे. एनीवन पार्टिसिपेट करोगे या पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड? सर हमारे जो भी फर्स्ट थॉट्स आ रहे हैं हम उनको लिखते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहता है सर, जब भी पिक्चर देखते हैं या जो भी हमारे सामने वर्ड है वो होता है. ठीक है. यस सर. SSB का मेन मोटो ये है, मनसा कर्मणा वचा. ठीक है. जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो और जो कर रहे हो, ये तीनों एक दूसरे से अलाइंड होना चाहिए. आप GTO से मिलते हो, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से मिलते हो, बट आप साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलते हो. आप जो सोच रहे हो, साइकोलॉजिस्ट आपको उस पर एसेस करता है. नाउ ये जो आपका TAT है, ठीक है, TAT में आपको सबसे पहले कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, जैसे आपको PPTD में दिखाए गए हैं. अब पिक्चर्स दिखाने के बाद उसमें आप लोगों को क्या करना है, उस पर सिर्फ स्टोरी लिखनी है, उस पर कोई नरेशन नहीं होता है. ठीक है. जो लास्ट वाली स्लाइड होती है, जो आपकी 11th स्लाइड होती है, वो होती है ब्लैंक स्लाइड. आप जब 10 स्टोरीज लिख चुके होते हो तो आपका दिमाग थक चुका होता है. ट्रस्ट मी, 13 SSBs दी है मैंने और दिमाग थक चुका होता है पूरी तरीके से जब आप लास्ट वाली स्लाइड पे जाते हो. और वो ब्लैंक PPT होती है, उसमें आपको आपने आगे की स्टोरीज किस तरीके से लिखी है उस पर आपको उस पर जो है अपना स्टोरी देना होता है. ना एक चीज है कि आप जब अपना अप्रोच रखते हो किसी भी स्टोरी के लिए, आपका अप्रोच बहुत लॉजिकल होना चाहिए और कोई सुपर नेचुरल नहीं हो जाना चाहिए स्टोरी में, कि मतलब एकदम से मैंने कुछ भी कर दिया. वैसा अप्रोच नहीं होना चाहिए. बहुत लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होना चाहिए और जो पॉसिबल है वो होना चाहिए. अभी जैसे कि सर ने एक पिक्चर दिखाया कि एक लेडी है और उसको एक बंदा घूर रहा है, या फिर कोई भी आपको पिक्चर मिलेगा, आपका परसेप्शन डिफरेंट होगा, बट आपका परसेप्शन लॉजिकल और उसके एक प्रॉपर आउटकम आना चाहिए. कोई भी पिक्चर में ये नहीं बताना है कि उस पिक्चर में हो क्या रहा है. उस पिक्चर के एक बैक स्टोरी होना चाहिए, एक प्रेजेंट स्टोरी होना चाहिए और एक फ्यूचर आउटकम होना चाहिए. सबको समझ में आ रहा है ये? नाउ गोइंग फॉरवर्ड, उसके बाद होता है आपका WAT. अब WAT में मान लो कि आपको एक वर्ड दे दिया, हेल्प. बहुत इजी सा वर्ड है, बहुत कॉमन सा वर्ड है. ठीक है. कोई मेरे को बताएगा हेल्प से क्या सेंटेंस बना सकते हो आप? बताओ. नहीं, आपसे नहीं लूंगा, कोई और बताओ. Rich people help the poor by donating money. Okay. Anybody else? Helping other is a moral good. Okay. नेक्स्ट. All right. Anybody else? इस साइड से मोर और लेस सब सेम ही स्टोरी बना रहे हैं, एक सेम सेंटेंस बना रहे हैं. इसमें आप लोगों को एक चीज देखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको आई शुड ये सारे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं.
क्लियर है? द मोर यू यूज आई, दैट मीन्स लाइक आप अपने आप को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो। फैक्चुअल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। क्लियर है? हेल्प इट कैन बी की व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट दी डिजीजेज और इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आप अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हो इस तरीके से। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपके जब भी आपका जो ये WAT का PPT उनके वहां पे चल रहा होगा, वहां पे कोई टाइमर नहीं होता है। ठीक है, वहां पे टाइमर नहीं होता है। इसमें आप अपने WAT की स्टोरी अपनी सेंटेंसेस लिख रहे हैं। अब मान लो कि यहां पे आपको ये आपकी PPT है, यहां पे एक वर्ड आ गया आपको हेल्प, दूसरा वर्ड 15 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। 15 सेकंड के बाद चेंज हो गया, मान लो ब्लड आ गया। अब ये जो वर्ड है और ये जो इंटरचेंज है, ये आपको नंबर तो बताएगा नहीं, यहां पे किसी को नंबर नहीं बताएगा, ये फर्स्ट नंबर वर्ड है, ये सेकंड नंबर वर्ड है। आप जब यहां पे अपने सेंटेंसेस लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस सीक्वेंस में लिख रहे हो। अगर आपका सीक्वेंस गलत हो गया तो आपके आगे के सारे वर्ड्स गलत हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है किसी को? कोई डाउट है इसमें? सारे के सारे वर्ड्स गलत हो जाएंगे तो आपका पूरा जो असेसमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जनरली बच्चे कि आपके पास जैसी वो बजर बजता है उसके बाद आपने तुरंत नेक्स्ट वर्ड देखना है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, लीव इट अ ब्लैंक स्पेस, देन मूव फॉरवर्ड। सबको समझ में आ रहा है? नाउ उसके बाद जो आपका आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज आप देख लो इसमें कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बारे में कुछ लिखना है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और जो है आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो, मतलब आपके में क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। कोई एक अपने बारे में मेरे को बता सकता है यहां पे? आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एज सून एज पॉसिबल कम बैक टू इंग्लिश। कोई भी, कोई रिपीटर ही आ जाओ। In self-description, I would describe myself as a very dutiful and helpful person who is always ready to help others. I'm kind to other people who I need, as well as I'm always helpful to my colleagues as well as my friends. I'm always obedient and dutiful towards my teachers as well as my elders, and I always follow my responsibility. That's it. What do your friends think about yourself, about you? So my friends think of me as someone who is always ready to help them in their need. I can also be someone who can help them regarding their studies or any other responsibilities. If they feel down, they feel like they can talk to me, and I'll be ready to lend them a shoulder or any hand if they need help. Okay. तो आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जितने भी पॉइंट्स आपके होते हैं ये आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा है कि आपने पहले से प्रिपेयर करके जाना। बट एक चीज ध्यान में रखना कि कोई यहां पे रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है। आप जब सारे के सारे टास्क करते हो उसके बाद आपका दिमाग वैसे भी ब्लैंक हो जाता है। आपने कुछ अगर रट्टा मार भी रखा है, आप कुछ अगर याद करके आए हो तो वो आप वहां पे नहीं लिख पाओगे, आपके वर्डिंग्स वहां पे चेंज होंगे ही होंगे। एक चीज आपने यहां पे हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वहां पे आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एसएसएस को पढ़ने में आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। काफी बार ऐसा भी देखा गया कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, वो लिख तो सब कुछ रहे हैं बट उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब बर्बाद है। फिर एक चीज और है जो आपका एसआरटी है, जो कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन से पहले आना चाहिए था। आपके एसआरटी में कुछ आपको सिचुएशंस दी जाती हैं, वो सिचुएशंस के बेसिस पे आपको बहुत लॉजिकल रिस्पॉन्स देना है। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी तरफ 4 लोग भागते हुए आ रहे हैं, क्या करोगे? माइक। सर आई विल गो टू माई ऑन वे। मैं अपने रास्ते जाऊंगा। गुड। कोई और? Firstly, talk to them. If they need any help from me, then I should do that. Why they didn't spoke to you? अभी तक तो बात नहीं करी उन्होंने आपसे। मैंने तो बस बोला कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए, यहां पे एक चीज देखना है। अच्छा, उनको भी माइक पास करिए प्लीज।
So I will try to. I will firstly ask them what is the issue and try to resolve the problem. यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं है शायद कुछ। तो देखो ऐसा है कि साइकोलॉजी टेस्ट में कुछ भी चीज गलत नहीं है, कुछ भी चीज सही नहीं है। आप अपना आंसर दीजिए जो आपको लॉजिकल लगता है। एसेसर्स विल असेस यू ऑन दैट बेसिस। आपने अपना जजमेंट देना है, वो आप लोगों को खुद जज करेंगे। आप किसी और को जज मत करिए, या फिर आप लिखते टाइम पे ये मत सोचिए यार मैंने गलत लिख दिया। प्रॉब्लम तब है, यहां पे 3 कंडीशन है इस पूरे साइकोलॉजी टेस्ट में। या तो आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो, या आप फिट हो, या आप डाइसी कैंडिडेट हो। फिट आप कब होगे? जब आपके ये सारे के सारे अप्रोचेस लॉजिकल होंगे। एक बंदा जो टीएटी में सबकी हेल्प कर रहा है वो डब्ल्यूएटी में भी हेल्प करेगा, एसआरटी में भी हेल्प करेगा और एसडी में भी हेल्प करेगा। अभी जैसे लास्ट में उस बच्चे ने बोला कि मैं हेल्प करता हूं सबकी, तो सिचुएशन रिएक्शन में भी कुछ आपको ऐसे कॉमन सिचुएशंस मिलेंगे जहां पे आपका हेल्पिंग नेचर सामने आएगा। आपके डब्ल्यूएटी में भी कुछ ऐसे वर्ड्स आपको आएंगे जहां पे आपका हेल्पिंग नेचर सामने आएगा, और आपके टीएटी में भी आप पिक्चर्स में कुछ ऐसा आप लिखोगे जहां पे आपका हेल्पिंग नेचर सामने आएगा। अगर आपका नेचर फाइट करने का है तो वो टीएटी, एसआरटी, डब्ल्यूएटी, एसडी हर जगह वही नेचर ही शो करेगा। अगर आप रिबेलियस हो, अगर आप जिद्दी हो, तो वो सारी चीजें वहीं पे शो करेंगी। आपके 15 OLQs अगर आप में है तो वो इस साइकोलॉजी टेस्ट में शो करेंगे। और आपका ये जो है 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसमें नहीं सॉर्ट हो सकता है। आपने अपने आप में उस हैबिट को इनकलकेट करना है। ये टेस्ट दिखने में बहुत इजी है, बट अंदर से ये आपको पूरा निचोड़ते हैं, आपके दिमाग को पूरा निचोड़ के रखते हैं उस पेपर पे। सबको समझ में आ रही है? आप प्लीज सिट डाउन। सबको समझ में आ रही है? yes, तो अगर आपका दिमाग अंदर से साइकोलॉजिकली फिट नहीं है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तो यहां पे आपके रेस्पॉन्सेस बदलेंगे। कहीं पे आप हेल्प कर रहे होगे, कहीं पे आप सेल्फिश हो जाओगे, कहीं पे आप कुछ नहीं कर रहे होगे, कहीं पे आप न्यूट्रल हो जाओगे। और ये तभी होगा जब आप रट्टा मार के जाओगे कि यार मैंने कहीं से 50 वर्ड देख लिए, कहीं से 50 सिचुएशन देख ली, और उसको जो है मैंने पढ़ के चले गए, और वहां से कुछ ना कुछ आएगा तो मैं लिख दूंगा। 4 जगह से बात कर ली कि मेरा दोस्त क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे कलीग्स क्या सोचते हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, मेरा टीचर क्या सोचता है, और उसके बाद फिर मैंने उस पर स्टोरी बना दी। नहीं, वैसा नहीं होगा। प्रैक्टिस विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट, बट प्रैक्टिस शुड ऑल्सो बी लॉजिकल। वो इलॉजिकल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कर दिया। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहा हूं बट उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपनी स्टोरीज को टाइमली नहीं लिख पाओगे, इनकम्प्लीट स्टोरी इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ रिजेक्शन। प्रैक्टिस करना है, बट साथ में यह भी देखना है कि मैं लॉजिकल सोच रहा हूं। मैंने तुरंत डीएम से बात करके तुरंत कुछ इंस्टॉलमेंट करवा दिया, पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मान लो कि कुछ भी हुआ है, कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो उसका भी आपको टाइम लिमिट चाहिए होगा। वहां पे तुरंत हेलीकॉप्टर लेके आके किसी को एयरलिफ्ट नहीं करवा सकते, नॉट पॉसिबल। ऐसे सिचुएशन लिखो टीएटी में, डब्ल्यूएटी में, एसआरटी में, कि वो लॉजिकली लगे, कि आपके एसएसएस को लगे कि नहीं ये पॉसिबल है। तुरंत कुछ भी नहीं होता है, बट आपका एफर्ट उसमें शो होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बाद में एफर्ट दिखा के खुद के लिए मेडल भी ले लिया हमने। वो आप जज नहीं करते हो कि आप लोगों को कौन उस पर प्राइज देगा नहीं देगा, ठीक है। ये समझ में है आपको? yes, तो मेजरली जो आप गलतियां करते हो, और एक चीज और खासकर ये रिपीटर्स करते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने भी कभी ना कभी ये गलती करी है कि यार एक बार स्क्रीन इन हो गए, उसके बाद तो हर एसेसर हर टेस्ट के लिए सेम ही इंस्ट्रक्शंस देगा। ये बताएगा, मतलब ये तो कोई ना कोई तो फील ही करता होगा ना। कोचिंग में भी आपको यही बताया जाएगा कि आप अपने जितने भी एसेसर्स है, ये डब्ल्यूएटी में क्या होगा आपको पता है, टीएटी में क्या होगा, एसआरटी में क्या होगा, आगे जीडी में क्या होगा, पीपीटीडी में क्या होगा, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। इट्स अ ओपन बुक। बट आपके एसेसर्स आपको जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, प्लीज उसको प्रॉपरली सुन लेना। आधी गलतियां तो तभी कर देते हो जब उसको प्रॉपरली नहीं सुनते हो। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड स्पीकर, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ बेस्ट। समझ में आ रहा है? yes, क्योंकि हर एसएसबी बोर्ड का
अपना अपना एक वे ऑफ कंडक्ट होता है, उस वे ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली फॉलो करना है, एसएसआर्स को प्रॉपरली सुनना है। जब आप, जैसे सर बता रहे थे, जब आप जीडी में बैठते हो, ठीक है, अब आप जीडी में सेमी सर्कल में बैठते हो। अब सेमी सर्कल में बैठने के बाद जो फर्स्ट वाला बंदा है, 20 बच्चे हैं, सर ने बताया कि जैसे मान लो कि 1 से लेकर 20 तक तो एक ही ग्रुप में। अब 20 बंदा 1-1 मिनट भी बोलेगा तो लास्ट वाला जो बंदा उसको तो 19 मिनट के बाद ही उसका नंबर आएगा, और जिसने पहले बोल दिया उसको भी 19 मिनट वेट तो करना ही पड़ेगा जब तक वो कंप्लीट करेगा अपना सेंटेंस। कुछ और नहीं करना है उस टाइम पे, अपने कॉम्पिटिटर्स को सुनो कि वो क्या स्टोरी दे रहा है, देन ओनली यू विल बी फाइट बेटर इन योर ग्रुप डिस्कशन, यू विल हैव अ प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन इन दैट केस। ज्यादा से ज्यादा फिश मार्केट ग्रुप डिस्कशंस में तभी होता है, क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे की तो बातें ही नहीं सुन रहे होते, आपने अपनी स्टोरी नरेट कर दी, आप फ्री हो गए। देखा है मैंने बच्चों को कि वो अपना स्टोरी लिखने के बाद जब तक उनका जीडी का टर्न आता है बैठ के अपना स्टोरी याद ही कर रहे होते हैं कि मैंने तो ये लिखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसीलिए उसको रिपीट करते रहते हैं ताकि वो एक तो नरेशन करे, दूसरा अगर उन्होंने कुछ भी जो है उस पर गलतियां ना हो तो वो अपने पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बट जब आप एक बार फील्ड पे हो तब आप प्रॉपरली सुनो कि आपके सामने वाले चेस्ट नंबर्स क्या बोल रहे हैं, तभी आप जो है उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे पाओगे कि उनका स्टेटमेंट सही है या फिर आपको उनका साइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? सो मेक श्योर कि आप अपने एसेसर्स को अच्छी तरीके से सुने, मेक श्योर कि आप अपने अप्रोचेस को लॉजिकल रखें। अगर वो अप्रोच लॉजिकल नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, तो आपको एसेसर्स जो है वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है सर, आगे आइए प्लीज। प्लीज ये पॉइंट्स ना सब लोग ध्यान से सुन लेना, और ठीक है, ये लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है। सर ने ऑलमोस्ट चीज़ आपको बता दी सही, कि मैं एक चीज के ऊपर बोलना चाहता हूँ, बाकी सर विल टेल यू ऑल द थिंग्स। एसएसबी के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड जीटीओ, ग्राउंड टास्क ऑब्स्टेकल। जीटीओ के अंदर टोटल 9 टेस्ट होते हैं, कुछ आउटडोर कुछ इंडोर। अगर हम बात करें आउटडोर जीटीओ की तो पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क, स्नेक रेस, आउटडोर ऑब्स्टेकल्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडोर जीटीओ तो इंडोर जीटीओ में 3 टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। मैं एक चीज के ऊपर बस बोलना चाहता हूँ एंड दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। तो ये ग्रुप डिस्कशन स्क्रीनिंग वाला नहीं है। जब आप फर्स्ट अपनी स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हो तो स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद जब आपका 3rd या 4th डे जीटीओ होता है तो वहां पे ही जीडी करवाया जाता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन आप अपने ग्रुप के साथ ही करते हो, लगभग 10 या 12 बच्चे रहते हैं, वो डिपेंड करता है ग्रुप कितने का बना हुआ है। तो आपके ग्रुप में जनरली आप मान लो कि 10 लोग हैं, जनरली समझ लें कि 10 लोग हैं। तो जीडी में क्या होता है भाई कि 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। आपको जो जीटीओ आपका ऑफिसर होगा वो आपको 2-3 टॉपिक्स देगा, तो उन 2-3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपको खुद चूज करना है जिस पर आप जीडी करोगे। उसके बाद एक टॉपिक वो आपको अपनी मर्जी से देगा, उस पर आपको जीडी करना है। तो टोटल डिस्कशन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, मैं इसे कोई लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बस मैं आपको बहुत शॉर्ट में प्रिसाइज तरीके से बता रहा हूँ। मुझे लिटरली स्पीकिंग इंस्टाग्राम पे कई सारे बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर जीडी में कितने पॉइंट्स बोलने होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बताने वाली बात होनी चाहिए एक मैच्योर बच्चे के लिए। आप जीडी में मतलब आप मान लो कि आप हमें एक टॉपिक दे दिया, चलो किस टॉपिक पे, मतलब एक प्रैक्टिस हल्की से ऐसी कर लेते हैं रैंडमली आपस में, किस टॉपिक पे बात करें बताओ? कुछ लेवल तो रखो टॉपिक का मतलब जिस पर आप बोलने में तैयार हो। बहुत बेसिक है। और बताओ? यूसीसी बहुत कॉमन है। साउथ चाइना सी बहुत पुराना टॉपिक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अच्छा टॉपिक है। और बताओ, एक और देख लेते हैं। नेक्सलिज्म बहुत कॉमन है। साइबर टूरिज्म। यार ये ना आप जो टॉपिक अपने मुंह से बोल रहे हैं ये लेक्चर के टॉपिक्स हैं जनरली। चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप एक चूज कर लो। ठीक है, ग्रोइंग फैक्टर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, कि भैया डे बाय डे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और या हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज। ये दोनों बर्निंग इश्यूज हैं और बहुत कॉमन भी हैं, और मुझे लगता है कई सारे बच्चे इनके बारे में जानते भी होंगे।
ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, या आप ऐसे भी कर लो कि हाउ टू सेफगार्ड इंडियन ओशन, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर एक डोमिनेशन बनता जा रहा है, तो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, ये भी हो सकता है। बताओ किस बात करें। चलो, कितने लोग एआई पे करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, इंडियन ओशन प्रोटेक्शन, इस पे कर लेते हैं फिर। चलो, तो पहले एक थंब रूल ध्यान रखना कि जो GTU वाला ग्रुप डिस्कशन है, इसमें एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक 3 पॉइंट्स। क्लियर है? कम से कम 3 पॉइंट बोलने ही हैं। मैक्सिमम कितने बोलने वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि ग्रुप कैसा है, ज्यादा बोलने वाला है या कम बोलने वाला है, बट आपको अपनी साइड से 3 पॉइंट्स मिनिमम बोलने हैं, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है? टॉपिक एक बार सुन लो, मैं रैंडमली किसे पूछ लूंगा। टॉपिक का नाम है कि भैया इंडियन ओशन के ऊपर मतलब कुछ कंट्रीज का इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ कंट्रीज इंडियन ओशन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो इंडियन ओशन की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। कौन बोलेगा पहला पॉइंट? अगर मैं एक चीज बता दूं, अगर आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, आई डोंट थिंक सो नोबडी मतलब विल गेट रिकमेंडेशन इन अ बोर्ड, एटलीस्ट शुड ट्राई। देखो, यहाँ पे हम कोई मस्तीबाजी नहीं कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि आप कहीं काम की बात कर रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट तो करो, जो चीज चल रही है उसे एंजॉय करो ना। चलिए, माइक प्लीज, प्रोवाइड द माइक। Government has also initiated the Andaman project also, for that having a trade route and also the coral reef and natural sources speculation and surveillance for the next generations, and the extraction of the things like petrochemicals and routes that maritime security also. इंडियन ओशन की सिक्योरिटी कहाँ हो रही है इसमें, क्या बोल रहे हो आप? सर, अंडमान में जो प्रोजेक्ट है, we are कौन सा प्रोजेक्ट? we are going to make a port at Andaman, North Andaman, which is just near the Cook Island, which has been नेक्स्ट। Basically, there are 4 countries: Australia, India, US, and UAE. They will try to protect the Indian Ocean from the growing influence of China in the Indian Ocean. सर, लक्षद्वीप में भी हमने वो बनाया है, इंडियन नेवल बेस बनाया है, INS जतायु। सर वो काउंटर करेगा। ज्यादा बना हुआ मैं नहीं पढ़ाया, बना हुआ। हाँ, करिए। Sir, although the Maldives government is the current government of Maldives is anti-India, especially current now at present, but although after this also the current government of India is trying to best to have a normal relation, especially with Maldives, just because of protection of Indian Ocean. अच्छा, और कोई? चलिए, मैं एक चीज बताऊं, अगर आप यहाँ पे भी ये सोच के बैठे ना ये क्या चल रहा है और आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आपकी एबिलिटी दिख जाती है। जहां प्लेटफॉर्म मिले मैं वहां परफॉर्म करता हूँ, मजाक नहीं। तभी मैंने पूछा आप लोगों से। यस सर, नेवल बेसिस विद इंडियन ओशन के साथ जो और सब कंट्रीज हैं उनके साथ नेवल बेसिस बनाना, उनके देश में नेवल बेसिस है। श्रीलंका में कौन सा नेवल बेस बनाया हमने, जरा बताना। बनाया नहीं है, बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, उससे क्या होगा? सर, China is there, and if we have our base there, then we can dominate on that area. Okay, next. सर, अभी मतलब इंडिया काउंटर करने के लिए साउथ पॉलिसी चला रहा है, मतलब साउथ एशियन कंट्री के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहा है और उनको थोड़ा ग्लोबली मतलब एक्सपोर्ट भी करता रहता है चीज़ें। गर्ल्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा? इतनी देर में तो दिमाग में इतने पॉइंट्स आ जाने चाहिए। Sir, basically we are trying to making theater command in Andaman and Nicobar, and if we see on the west side, we are developing our Lakshadweep island so that the tourism which went to Maldives get reduced. ये पॉइंट हो चुका है ऑलरेडी। Okay, sir. वेट, प्रिया, आपका क्या पॉइंट रहेगा? वैसे मुझे खुद नहीं पूछना चाहिए था, आपको खुद से बोलना चाहिए। So according to me, we need to make our island nation stronger. For example, last year we had a project named as the Great Nicobar Project, from which we were developing the Great Nicobar Island, and also development of Lakshadweep, and also engaging with the military alliances. For example, Quad, which is a group of 4 countries: India, Japan, US, and Australia. What is the benefit of Quad?
So benefit of Quad is for the protection of Indo-Pacific Ocean. ओके, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट्स हो गए उनको कोई रिपीट नहीं करेगा। पीछे ज्योति को तो एक बार। यस। The government has initiated allies of few countries named the Sagar Mission, where it will be a collective measures to protect the Indian Ocean, basically with the help of other nations which are regarding with the South China Seas and the Indian Ocean. So that could be a remarkable thing for our safeguarding of the Indian Ocean. Sir, recently India has started a joint vision partnership program with Kenya for the protection of the Indian Ocean. और And sir, also India is around 42 new surveillance system is deploying near the southern coast for the protection of the Indian Ocean. और And sir, Sagar initiative. हो गया। 100 पीछे से दो लड़का ट्राई कर रहा था, बस फिर आगे बढ़ता है। Sir, joint operations between Indian Coast Guard and Indian Navy should be increased, and we should also increase the number of submarines that are present in India to protect the Indian Ocean, to guard the and we should also create the theater command in Andaman and Nicobar, so that the vehicles that are entering from the China can be When you're just tackled. putting some point, just show your confidence also. ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान होकर बोल रहे हो। आपके फेस से लग रहा है कि you are very basically looking like you are very in a weird fear mood. बहुत डरे हुए लग रहे हो आप। You are basically afraid of something? No sir. Then चेहरे पे स्माइल ही नहीं, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या हो गया? Have a seat. Thank you sir. मैं देखो 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। आई होप जो बच्चे करंट अफेयर्स देखते होंगे वो समझ भी जाएंगे। सबसे पहले तो हम यार एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो भी इंडियन ओशन के अंदर कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, चाहे वो मालदीव हो, ठीक है, आपको छोटे छोटे जो भी देश दिखे, चाहे वो आपके इंडोनेशिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो वगैरह, हमें इन सब के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडोनेशिया का, ठीक है। तो इंडोनेशिया का एक नेवल बेस है जिसको इंडोनेशिया के अंदर हमने एक जगह किराए पे ली है, एक एरिया मतलब रेंट पे लिया है, एंड वहाँ पे हमने एक अपना नेवल बेस बनाया, INS सबांग करके नाम है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, माइट भी हो सकता है मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो इंडोनेशिया के अंदर भी हमने एक नेवल बेस रेंट पे लिया है, INS सबांग, कुछ इस तरह से नाम है उसका, चेक कर लेना। और इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो जैसे चाइना श्रीलंका पे आके बैठा हुआ है, तो हम भी उसके नीचे इंडोनेशिया में आके बैठ चुके हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ पिछले कुछ समय में इंडिया ने बहुत अच्छी डील करी है, और इसका बहुत अच्छा प्रूफ है कि हमने अभी हाल ही में फिलीपींस को बेची है ब्रह्मोस मिसाइल। पॉइंट नंबर 3, क्वाड आप जानती हो, क्वाड ग्रुप हमने बना लिया है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि भैया इंडियन ओशन के अंदर हमें नेवी के ड्रिल्स, नेवल एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप खुद देखो कि साउथ चाइना सी में साउथ चाइना के आसपास चाइना कितनी सारी नेवी के ड्रिल करता रहता है, और उस नेवी के ड्रिल से एक उसका डोमिनेशन उस एरिया में बन चुका है। तो बेसिकली अगर हम लोग इंडियन ओशन वाले रीजन में थोड़ी अपनी नेवल एक्सरसाइजेस, मिलिट्री ड्रिल्स बढ़ा देंगे तो वो भी एक इम्पैक्ट डालेगी दुश्मन देश के ऊपर, ठीक है। फिर श्रीलंका के साथ हम रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, अभी श्रीलंका में चाइना बैठा हुआ है, हमारे भी टर्म्स अच्छे होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भली मालदीव के साथ बीच में हमारे रिलेशन खराब हुए, बट उसके बावजूद भी वी आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग टू मालदीव्स, ताकि हमारे रिलेशन उससे और अच्छे हो जाएं। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी जो एशियान कंट्रीज़ हैं, एशियान कंट्रीज़ के साथ भी हम लोग अपने रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर एशियान कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो भी हम चाइना को बहुत ईजिली काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। फिर इसके अलावा क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि चाइना को रोकने के लिए आप एक चीज़ सबसे पहले करो, ये चीज़ थोड़ी सी अलग है लेकिन इसका इम्पैक्ट वहीं पे मैच करेगा, कि मैक्सिमम कंट्रीज़ को चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटानी चाहिए, ताकि कल को अगर कभी कुछ वॉर सर्कमस्टांस बने तो हमें चाइना के ऊपर निर्भरता ना रखनी पड़े। आज भी आप देखो 50 से 60% सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मोदी जी का जो मोटिव है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, हमें उसके ऊपर भी काम करना, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत कॉमन सी चीज़ें थी, आप बहुत सारे एस्पेक्ट बता सकते हो, भी मैं इस पर बहुत सी बोल सकता हूँ, बट कोई सेंस नहीं है वहाँ पे अपनी IAS की नॉलेज नहीं दिखानी है। एक बेसिक CDS एस्पिरेंट कितना बोल सकता है, मैंने उतना ही बोला, क्लियर है। तो अच्छे पॉइंट्स रखने हैं, डोमिनेशन ग्रुप में नहीं दिखाना है। जहां आपको लगता है कि 4 पॉइंट्स आपने बोल दिए, इट इज इनफ, फिर शांत हो जाओ, ठीक है। ज्यादा बोलने वाले भी नहीं चाहिए होते, कि क्योंकि एक ऑफिसर एक अच्छा लिसनर भी होता है। तो 4-5 पॉइंट्स अपने अच्छे रखो, दैट्स इट,
ठीक है, आपको अगर किसी का पॉइंट नहीं अच्छा लग रहा है तो ये बोलने की जरूरत नहीं है आई एम नॉट एग्री विद यू। ठीक है, आप अभी लीडर नहीं हो, आप नहीं तय करेंगे कि आप उससे एग्री है नहीं, उसने अपना पॉइंट रखा, आप अपना रखिए और चेहरे पे एक स्माइल रखिए, जैसे वो लड़का भी एकदम शक्ल से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ से एकदम डरा डरा सा आया है ना। तो जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर फेस एंड अ चीयरफुल स्माइल, राइट। तो बाकी मुझे नहीं पता इसके ऊपर इतनी कहानियां लोग क्यों बताते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज नॉर्मल है डिस्कशन कि आपको एक टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट्स रखने हैं, आप क्या सोचते हैं वो आपको बताने हैं। प्लीज अपना फेस एक्सप्रेशन, अपना कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा रखना। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मेरे बगल वाला बहुत तेज से बोल रहा है तो मैं ऐसे करूंगा गुस्से में, हाथ होती है प्लीज, है ना, ये बचपना नहीं दिखाना है वहाँ पे, बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। लिटरली मेरे ग्रुप में एक बार ऐसा हो गया था कि जैसे उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, वैसा हाथ मारने लग गया, है ना। तो प्लीज ये सब एक्टिविटीज मत करना, बी काम देयर, और ऐसा कुछ इसमें अलग कहानी नहीं है, ठीक है। सो सर ठीक है, सबका अपना अपना एक ऑरा होता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके लिए वो नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर आपने अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन से अगर उसको काम कंपोज कर लिया तो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब व्हाट डज पावर ऑफ एक्सप्रेशन मींस? पावर ऑफ एक्सप्रेशन मींस कि अपने अपने वर्बल एक्शन से, इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव वर्बल एक्शन, it should be a analytical approach, it should be diplomatic approach, ताकि आप उसको जो है काम कंपोज कर पाओ, ठीक है। नाउ एक चीज है कि आपका जो ग्रुप बनता है ना, जब आप एसएसबी में जब आप स्क्रीनिंग के बाद जब आप आते हो तो आपके एक ग्रुप बन जाता है। तो अब हर किसी को लगता है कि यार हम ग्रुप में जो एक्शन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग ऑन फील्ड होंगे उस टाइम पे ही हम लोग काम करेंगे, अदरवाइज तो ग्रुप में ना बात करना है ना कुछ करना है। कभी कभी ऐसा लगता है, या तो फिर इतने ही ज्वेल्ड अप हो जाते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्टिव भी भूल जाते हैं, ठीक है, कि आए वहां पे यारी दोस्ती करी और फिर हम लोग आगे भूल गए कि भाई हमारा टास्क भी है और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर इतने ही आप टुवर्ड्स द पॉइंट हो जाते हो कि आप ग्रुप में इंटरेक्शन नहीं करते हो और वो चीज आपको नुकसान करती है आपके टेस्टिंग में। क्यों? आपके जितने भी ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क होते हैं आपको ग्रुप के साथ परफॉर्म करना है। यू शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, आपको ग्रुप के साथ ज्वेल करना है, आपको इंश्योर करना है कि ग्रुप में कोई भी बंदा आपके साथ जो है एक नेगेटिव अप्रोच में ना देखे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उसके लिए खाना पानी सब कुछ लेके आ रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। एज एन ऑफिसर, मान लो कि आप कहीं पे एज एन ऑफिसर आप कहीं कमीशन होते हो, ठीक है, आप एक जाट हो, समझ लो कि आप जाट रेजिमेंट में हो, ठीक है, बट आप एक्चुअल में जाट नहीं हो, बट यहाँ पे जितने भी आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो आपके ग्रुप के बंदे होंगे वो जाट होंगे, ठीक है, और आप एक असमीज हो। बहुत डिस्टेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है, प्रोबेबली अप्रोच में भी डिफरेंस होगा, बट एज एन ऑफिसर वो सबको साथ में लेके चलेगा। इसीलिए ही ये एसएसबी का मोटो है। ऑफिसर के लिए कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, उसका सब कुछ ही उसका यूनिफॉर्म है एंड ही इज प्राउड टू बी कॉल्ड एन इंडियन, ठीक है। तो आपने हमेशा ये अप्रोच रखना है कि आप किसी भी ग्रुप में जब अगर आप है तो आप अपने ग्रुप को उस तरीके से इन्फ्लुएंस करो, आप पॉजिटिवली उसको इन्फ्लुएंस करो कि ग्रुप का हर एक बंदा एक बार तो आपके बारे में सोचे और वो पॉजिटिवली सोचे। किसी को कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं करना है। आप वहां पे जा रहे हो, बी ए जेंटलमैन। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, स्कॉलर वॉरियर, सुना है ये वर्ड? आंसर चाहिए? स्कॉलर वॉरियर वर्ड सुना है? व्हाट डज अ स्कॉलर वॉरियर मींस? कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट डज द स्कॉलर वॉरियर मींस? व्हाट डज अ स्कॉलर मींस? Sir, to beat his enemy with calmness and knowledge. एनिमिटी की तो बात ही नहीं हो रही है। स्कॉलर मींस क्या है? Sir, student with a lot of knowledge with. A scholar means somebody who knows his or her academics in the best way possible. मतलब that person is literate. Okay? Warrior means what? A fighter. A person who knows. A scholar warrior means a person who knows when to speak and when to fight. ठीक है? तो
स्कॉलर वॉरियर का ये मोटो है कि आपको पता है कि कब लड़ना है, आपको पता है कब बोलना है। अंडरस्टूड? ये एनडीए का भी मोटो है, दैट स्कॉलर वॉरियर्स। क्यों इतनी सारी टेस्टिंग होती है, रिटन एग्जामिनेशन, व्हाई एनडीए एंड सीडीएस इज गेटिंग टफ डे बाय डे? व्हाई दिस एग्जामिनेशंस आर गेटिंग टफ डे बाय डे? फर्स्ट, एक तो ये है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा ये है, they don't want dumb people into the forces. You will be responsible for your men's life. Understand this? Yes, sir. आप 34-24 की उम्र में आप किसी 50 वर्ष के आदमी को भी आप लीड कर रहे होगे। एज एन ऑफिसर, एज अ प्लेटून कमांडर, आपके अंडर में बहुत सारे जो है ओआरस होंगे, जेसीओस होंगे, है ना? Yes, sir. तो आपको उनको भी इन्फ्लुएंस करना है और पॉजिटिवली, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स लाइफ। यू कैन नॉट बी डम, प्लस you should have that courage also to lead them properly. Now going forward, we'll go forward towards the interview. अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आप डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं। इंटरव्यू में आप वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, किसके साथ? आपके इंटरव्यू ऑफिसर के साथ। अभी तक इंटरव्यू किस किसने दिया है एसएसबी में? प्लीज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या लगा कि क्या ऐसा गलत हो गया, या फिर ऐसा क्या हो गया कि इंटरव्यू ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं थे, या फिर वो बहुत अच्छा सेटिस्फाइड थे आपसे? सर फर्स्ट इंटरव्यू में हुआ था कि मुझे मेरे बारे में ही नहीं पता था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है फर्स्ट इंटरव्यू तो खराब हो गया मेरा, लेकिन बाकी इंटरव्यू से मैंने इम्प्रूव किया है और अभी भी कर रहा हूँ सर। दैट्स गुड। सर जैसे इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए अपने आप को, लाइक ऑब्वियसली आई नो अबाउट माई सेल्फ, बट मैंने जो आंसर्स दिए थे वो मैंने अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाया था, या कुछ पार्ट्स में करंट अफेयर्स में थोड़ी लैकिंग भी थी। ठीक है, एक चीज है कि जब उन्होंने कहा कि खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो व्हाट डज प्रेजेंटेशन मींस? टाई पहन के चले गए, शूज पॉलिश्ड हैं, शर्ट आयरन है, तो दिमाग खाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई ना कोई दोस्त मिला होगा ना जो अच्छा से गिफ्ट रैप करके देता होगा और अंदर कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कोई दोस्त मिला है किसी को? मिला है? ऐसे दोस्त मत बनाओ, जस्ट जोक्स अपार्ट। बट गिफ्ट रैपिंग पेपर को हटा के अपने अंदर वो क्वालिटीज लेके आओ। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको सबसे पहले जाते कुछ रैपिड क्वेश्चंस करते हैं, और जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपका एक आपको एक रूम में बुलाया जाने से पहले आप एक वेटिंग हॉल में आप वेट कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो? किसी और ने इंटरव्यू दिया तो मेरे को बताओ, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे होते? कौन कौन थे रिपीटर्स यहाँ पे जो? The kind of current affairs questions they might be asking, that they were revolving around. Okay. And apart of that, current happenings, because we were unable to go through the news by that time. Do you know like how many current affairs topics Vishal sir takes in a single class? Probably 6 to 7. 6 to 7. In a month, how many? We can approx 250. Probably take it more than 100. Why you are thinking about current affairs at the time of the interview? इससे कुछ नहीं होता है, इससे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा चुके हो, जब आप उस वेटिंग हॉल में बैठे हो, assume that you are already on the testing ground. Forget everything, keep your mind calm. जितना आपने प्रिपेयर किया है, that will help you. ज्यादा आप सोचने लगोगे तो वहां पे ये हो जाएगा कि आपने जितना पहले कर रखा है वो भी भूल जाओ, और फिर वहां पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाके फंबल हो जाओगे। ठीक है, तो इंश्योर करो कि आपने जितना जब तक पढ़ रखा है एसएसबी में जाने से इंटरव्यू तक, उतना बहुत है। फर्स्ट, know about yourself in the best way possible. As an officer, if you do not know about yourself, then that is the worst case scenario. That is the worst thing that can happen to you. ठीक है, अपने आप के बारे में अच्छे से जानो, अपनी फैमिली के बारे में जानो, अपने सराउंडिंग को अच्छे से समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस नहीं जान सकते हो एक बार में, आपको अपने आप को तो जान सकते हो। आप तो स्टैटिक हो,
करंट अफेयर्स और डायनेमिक क्या सब्जेक्ट है। आपको आज इंडिया मालदीव के बारे में नहीं पता, आपको इंडिया यूएस के बारे में शायद पता है, तो आप वो बोल देना। बट अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो वो बहुत गलत बात है। आपको अपने बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वो आपको आपके लिए जज करेगा। वो आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो टेस्टिंग आपकी जीडी में हो रही होगी ऑलरेडी प्रॉपर्ली। बट हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको उनको बोलिए कि दैट आई नो अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू, प्रोबेबली दैट क्वेश्चन कम टू यू इन द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आप जब अपना पीवाईक्यू फॉर्म भर रहे होते हो, पीआईक्यू फॉर्म भर रहे होते हो, वाइज रॉन्ग, पीआईक्यू फॉर्म जब भर रहे होते हो तब अपने पीआईक्यू फॉर्म में जितनी डिटेल्स भरी है वो आपको उसी के बेसिस पे जज कर रहे होते हैं। तो इंश्योर करना पीआईक्यू फॉर्म में कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। वहां पे आपने लिख दिया कि मैंने बास्केटबॉल का इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है, या फिर बास्केटबॉल नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, फुटबॉल नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, स्कूल को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, सर्टिफिकेट वगैरह सब है, और फिर वहां पे कुछ पूछ लिया तो आंसर नहीं कर पा रहे। पीआईक्यू फॉर्म में आपने लिख दिया कि मेरे को न्यूज़पेपर अच्छा लगता है पढ़ना, बुक्स अच्छी लगती है पढ़ना, सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स लिख दी वहां पे, रोज सुबह जॉगिंग करने जाता हूँ, और वहां पे पूछ लिया कि कितना डिस्टेंस होता है आपके एक मैराथन और हाफ मैराथन में, कितना डिस्टेंस होता है नहीं बता पा रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कितने बच्चे एनसीसी के यहाँ पे? एनसीसी के कितने डायरेक्टरेट्स हैं? 70 और 80। आपको पता होना चाहिए ये चीज। अगर आप एनसीसी से हो आपको पता होना चाहिए अपने एनसीसी के बारे में। कितने बच्चे यहाँ पे आर्मी बैकग्राउंड से? ठीक है, आर्मी बैकग्राउंड से हो तो और टफ है। सबको लगता है कि अगर आर्मी बैकग्राउंड से हो तो वहां पे हो सकता है कुछ आपको कंसेशन मिले, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन बी ग्रिल्ड अपॉन दैट। एसएसबी इज वेरी न्यूट्रल अबाउट एनीथिंग। ठीक है, आपको आपके फादर या मदर आपके जिस रेजिमेंट में सर्व कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, जैसे मेरे फादर एसी में, मेरे से पूछ लिया कि एसी का मोटो क्या है, तो ये बहुत मतलब these questions can be asked to you, पता होना चाहिए इन एंड आउट। तो अपने बारे में जानो, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानो, अपने फैमिली के बारे में जानो, अपने फ्रेंड्स के बारे में जानो। आप मेरे को बताओ कि आपके फ्रेंड्स के 3 नेगेटिव पॉइंट क्या है? I think sir, my friends would be they are not very much aware about the country, like whatever is happening in the contemporary world or in the international relations. And secondly, that if I am telling them something about, like, they don't know the difference between CAPF and the paramilitary. And if I will say that CAPF is different from the paramilitary, they will be like, no, this is not the same. They are same. And then I will show them the proof, see, that this is the order that the Ministry of Home Affairs have released. So then they will say, oh yes, this is the negative So point. when you say this, at least you should be knowing about these things. Okay, makes it. So आपको अपनी चीजों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आपके अंदर क्या कमियां हैं और आप उसको कैसे इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट नहीं है? तभी दिक्कत है। Sir, they are very intelligent. That's great, sir. Now यहाँ पे डेफिनेटली विशाल सर ने आपको जो है जीडीओ के बारे में बता दिया है, बट जीडीओ में आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका ग्रुप है, बी वेरी गुड विद योर ग्रुप। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मेजरली आपके जो टास्क होते हैं, सबसे पहले जीडीओ जो है आपको ब्रीफ करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडीओ का ब्रीफिंग प्रॉपर्ली सुनना है। ठीक है, कितनी भी नींद आ रही हो, कितनी भी सर्दी हो, कितना भी धूप हो, ठीक है, जीडीओ का ब्रीफिंग प्रॉपर्ली सुनना है। कितने मच्छर काट रहे हो? बैंगलोर वाले जो एसएसबी में जाओगे तो बहुत मच्छर काटेंगे वहां पे। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्ली सुनना है कि आपके जो जीडीओ है क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक शीट दी जाती है, शीट में आपने उस स्टोरी को पढ़ना है जो आपके एसएसएस आपको एक बार पढ़ के सुना चुके होते हैं, आपको दोबारा से उसको पढ़ना है, प्लस उसको एक मैप के साथ आपको जो है अपना एक विजुअलाइजेशन बनाना है अपने दिमाग में। बट इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में लास्ट में फिर आपको एक टाइम एंड डिस्टेंस करेक्ट सी आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के मैथ्स करे आपने? यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अप्लाई होता है।
ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली देखना है कि कहाँ पे कच्ची सड़क है, कहाँ पे पक्का सड़क है, कहाँ पे आग लगी है, किसका गाड़ी डूब रहा है। तो आपने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालने हैं। इसमें ज्यादातर 4 या 5 से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालने के बाद आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर सकते हैं, और प्रायोरिटी बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इलॉजिकल अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब मान लो कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है समझ लिया, उसके बाद फिर आप अपना पूरा प्योर मैथ्स का टाइम एंड डिस्टेंस नहीं होता है, बट फिर भी आपने एटलीस्ट एक अप्रोच लगाना है कि कहां पे फास्ट पहुंच सकते हैं, कहां पे जो है डिले पहुंचेंगे, और कहां पे जो किसी भी टास्क को करने के लिए ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपको मैं टेक्निकली बताऊं तो इसमें क्वांट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसमें प्रॉपर्ली लॉजिकल कर पाओगे। ये थ्योरेटिकल दिखता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, बट थ्योरेटिकल है नहीं, ठीक है। आधे लोगों को उस टाइम पे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। 3 टास्क के 7 बंदे, आप कहां भेजे, ये इक्वली तो डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका जो थिंकिंग, जो अप्रोच है वो प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि आपके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि कॉन्फ्रेंस आउट करना है? सो सी, एक बात मैं हमेशा आपको बताऊंगा, कोई भी टेस्टिंग हो जाती है, अगर वो आपका टेस्ट खराब गया है, आपके जहन में लग रहा है, मान लो सबसे पहले स्क्रीनिंग होने के बाद जब नेक्स्ट डे हमारा साइक टेस्ट होता है, मान लो टीएटी खराब चला गया, ठीक है, डब्ल्यूएटी को वो सोचते हुए खराब मत करना, मूव ऑन, ठीक है। एक टेस्ट खराब हो गया, बट आपने सारे टेस्ट तो देने ही है, ये सोच के लगोगे कि खराब हो गया तो खराब हो गया, अब आगे सोचते रहोगे खराब हो गया, तो आपका सारे का सारा टेस्ट खराब जाएगा इसके आगे, ठीक है। कोई भी अगर टेस्ट है जो खराब गया है, आपको लगता है, हालांकि आपको यह भी नहीं लगना चाहिए कि खराब गया है, क्योंकि आप जज नहीं कर रहे हो खुद को, या आप अपने दोस्त को जज करने नहीं गए हो वहां पे, आपको आपके एसएसआर जज कर रहे, तो लेट देम जज यू, बट एकदम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है कि यार अब तो हो गया सभी। आप नेचुरल रहो, न्यूट्रल रहो एंड पॉजिटिव रहो। ओवर कॉन्फिडेंट या डिमोटिवेटेड मत रहो वहां पे। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तब भी नुकसानदायक है, डिमोटिवेटेड हो गए तब भी नुकसानदायक है। कॉन्फ्रेंस में हर बोर्ड का अपना अपना एक रूल होता है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो वहां पे आपको एनसीओ बताएंगे, आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स फॉलो करते टाइम पे अपने आप में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है कि रेड बजर जलेगा तब आना है, रेड बजर ग्रीन बजर में चेंज हो जाएगा तब निकलना है वहां से। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करो, बट अपने आप में स्ट्रेस मत लो। कॉन्फ्रेंस डे में हो सकता है उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा हो कि आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। हो सकता है कि आप डाइसी केस हो जहां पे आपको दोबारा से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो हो सकता है आपने इंटरव्यू में नहीं बोला हो, या फिर जीडी में आपने वो पॉइंट्स गलत बोलो, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है कि आप रेकमेंडेड कैंडिडेट हो। आप ये तीनों के तीनों चांसेस अपने दिमाग में सोच के मत जाना अंदर कभी कि मेरे तो 5 दिन अच्छे गए हैं, 4 दिन अच्छे गए इससे पहले, और कॉन्फ्रेंस वाला दिन तो बस मेरे को रेकमेंड ही कर देंगे। ये भी मत सोच के जाना, ये भी मत सोच के जाना कि मेरा कुछ नहीं होगा, रेकमेंड नहीं करेंगे। न्यूट्रल रहो, हर स्टेप में अपने आप को जज मत करो। लेट देम जज यू, whatever they ask you answer yourself, but you be prepared also. Prepared, how to prepare yourself? Prepare yourself कि आपने पहले इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, बैरक में आओ, उस क्वेश्चन को दोबारा से दिमाग में लेके आओ और उसका आंसर निकाल के रखो अपने पास। यू शुड बी नोइंग दोज क्वेश्चंस जो आप उसका आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है वो आपसे पूछ ले, नहीं पूछे तो अच्छी बात है, ये पूछेंगे कि फीडबैक क्या है, और अगर पूछे खाना कैसा है, फीडबैक कैसा, कभी गलती से ये मत बोल देना कि अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बोलना है? बी हैव सम कर्टेसी कि आप टेस्टिंग प्रोसीजर में हो, वो आपको अपने बैरक्स में रख रहे हैं, आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, फ्री में उतना भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो हैव सम कर्टेसी टुवर्ड्स द बोर्ड, इंश्योर करो कि आप अपना लॉजिकल आंसर दो, और आप ये देखना कि आपके कोई अगर आंसर छूट गए हैं तो उसको प्रॉपरली रिवाइज करके दोबारा से कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन जाना है। हर दिन एक नया दिन है एसएसबी बोर्ड में, और उसको उसी तरीके से ही आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। नाउ ये 15 OLQs हैं, ठीक है।
आपको हर कोई बताता है कि 15 OLQs हैं, ये आप पे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पढ़ लोगे तो आ जाएगा? ये 15 OLQ रट्टा मार लोगे, कहीं लिख के लेके जाओगे, पेपर में लिख के लेके चले गए, आ जाएगा? ये नहीं आएगा। इसमें से कुछ वर्ड्स आपको लग रहे होंगे कि अरे ये तो एक दूसरे से मैच करते हैं। लग रहा है ऐसा कोई वर्ड? नहीं लग रहा है? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, डायनामिक एक जैसा नहीं लग रहा है? ऐसा है कि ये 15 OLQs अलग अलग सिचुएशंस में क्रिएट नहीं होते हैं। आप एक ही टास्क में 15 OLQ शो कर सकते हो। ये सारे के सारे OLQs एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे GD का या सॉरी GTO का हर एक टास्क एक दूसरे से लिंक है। कैसे लिंक है? पहले वो फुल ग्रुप का करवाते हैं, फिर उस ग्रुप को हाफ कर देते हैं, फिर एक फाइनल ग्रुप करवाते हैं, फिर से ग्रुप को रीमैच करते हैं। तो वो हाफ करके दोबारा से जोड़ के वो आपकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। वो उसका प्रोसीजर है। साइकोलॉजी में आपको सारे के सारे टास्क दे दिए जाते हैं। आपका TAT होता है, WAT होता है, SRT होता है, फिर SD होता है। उसमें भी पता चल जाता है कि आपके अंदर वो 15 OLQs है या नहीं, वो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, इन द सेम वे ये 15 OLQs भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपने कहीं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप में डिटर्मिनेशन है, आप में लीडरशिप स्किल्स है, आप में एफिशिएंसी है। ठीक है, आपने कुछ भी करवाया है, अगर आपने कहीं कुछ लीडरशिप का शो किया है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सोच के इंटरव्यू में मत जाना कि 15 OLQ दिखाने ही है मेरे को, खुद आ जाएंगे यार। ठीक है, ये OLQs खुद में इनकलकेट होते हैं और ये 10-15 दिन में नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। आपकी वो सोच में बदलाव आ जाना चाहिए धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, मैथ्स के सवाल नहीं बनते तो प्रैक्टिस करके बनते हैं ना। फिर करंट अफेयर्स नहीं आता, उसके बाद 3-4 बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है ना कि इंडिया US में क्या चल रहा है, इंडिया मालदीव्स में क्या चल रहा है, या फिर इंडिया चाइना में क्या सिचुएशन है, समझ में आ जाता है ना। इन द सेम वे आपको प्रैक्टिस करना है। आपने सोचना है कि ये 15 OLQs रट्टा मार के जाने से नहीं होगा। SSB का कोई भी प्रोसीजर, इट्स नॉट अ इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट, इट इज अ पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट। UPSC और या आपके SSBs में डिफरेंस ये है। रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है कि आपको कोई चीज नहीं आ रहा, आप उसको बार बार पढ़ के दिमाग में रख लिया, फिर आप बाद में भूल गए। आपकी पर्सनालिटी वही रहेगी। ठीक है, और टाइम लगता है पर्सनालिटी को चेंज करने में। इट टेक्स टाइम। कपड़े नहीं है कि आज ये पहन लिया कल कुछ और पहन लिया तो चेंज हो गया, नहीं। अंदर से खुद को चेंज करने में हैबिट लगता है। ठीक है, वो अपने अंदर से आना चाहिए। आप में अगर करेज नहीं है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। आपके अंदर वो धीरे धीरे इनकलकेट होगा। एक दिन में आप जाके लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक इंडिया ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? हर रोज तो इंडियन आर्मी लड़ाई नहीं लड़ती है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ बड़े ऑपरेशंस होते हैं, बट वो हमेशा रेडी रहती है कि कुछ भी हो गया उतने ही टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने भी हमेशा रेडी रहना है। ठीक है, और जब भी SSB में जा रहे हो अपने फिजिकल फिटनेस का प्रॉपरली ध्यान रखना। ठीक है, वार्म अप प्रॉपरली होना चाहिए। बॉडी अगर वार्म अप नहीं होगी, आप अगर जिस दिन GTO में जाते हो तो उस दिन पहले आपको वार्म अप कराया जाता है, बट वो एक बाय द बुक्स वार्म अप होता है, वो उनको करवाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग करवाते हैं। और उस वार्म अप से आपका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक आप पहले से वार्म्ड अप नहीं हो। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सुनने, क्योंकि अगर आपके GTO टास्क में अगर आपको चोट लग गई तो आगे के टास्क नहीं कर पाओगे, और अगर आपके चांसेस है भी रिकमेंडेशन के तब भी वो 0 हो जाएंगे। तो ज्यादा करेज दिखाते टाइम पे ये मत कर देना कि कहीं से भी कूद गए, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये मत होने देना, क्योंकि आप अपने चांसेस खो दोगे वहां पे एंड आपको रीटेक नहीं मिलेगा। नथिंग इज कैजुअल इन SSB, नथिंग इज कैजुअल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? दैट्स गुड। विशाल सर, नहीं, ये एक्चुअली रीजन है इसका। देखो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपने लर्नर्स की बात करूँ तो ऐसा तो है नहीं कि यार मेरे शहर में मेरे लर्नर्स रहते हो, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। आप लोगों से बात होगी, बट बहुत ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनसे बातचीत नहीं हो पाती। तो मैं अभी जब दिल्ली आ रहा था तो कुछ मतलब ये इट्स अ वेरी इमोशनल टॉक।
एक मुझे कुछ लड़कियों ने ये भी मैसेज किया था कि सर, मतलब मुझे फील भी हुआ कि सर वी आर अनलकी कि हम नहीं आ सकते, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब लगा था मेरे को, मतलब सुन के, मतलब आज भी हम उस मतलब इतना डेवलप होने के बाद भी पता नहीं क्यों गर्ल्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, क्या है। खैर एनीवेज, जो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ आई विल डू, ठीक है। तो गाइज अनअकैडमी पर एक ऑनलाइन एसएसबी का बैच ये लॉन्च हुआ है, तो इसमें मेरे साथ एक मुक्तक सर है एंड बेसिकली इज अ डिफेंस स्टडीज एक्सपर्ट। तो इन्होंने 3 साल डिफेंस स्ट्रेटजी की स्टडी करी हुई है। तो वी बोथ विल टेक द क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये 6 मई से बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, खासकर वो बच्चे, ठीक है, जिनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी टीचर के साथ ऑफलाइन नहीं होता, ठीक है। तो 50+ क्लासेस है इसमें, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो रेगुलर होती है, वो आपको पता है क्लासेस कैसे चलती है। तो इसको आप अगर चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।